ये केमिकल काइनेटिक्स है ना। तो ये क्या होती है बच्चों, कौन बताएगा? अगर आपने लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक लिमिटेशन पढ़ी थी बच्चों कि थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है। थर्मोडायनेमिक्स एक रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बता कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, है ना बच्चों। बट क्या थर्मोडायनेमिक्स रेट ऑफ रिएक्शन को बताता था क्या? क्या थर्मोडायनेमिक्स रेट ऑफ रिएक्शन को बताता था क्या? नहीं बताता था ना बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर बच्चों। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को जो है ना, वो कौन करेगा? वो करता है केमिकल काइनेटिक्स। कोई रिएक्शन किस रेट से हो रही है, उस रेट को बताने का काम कौन करेगा बच्चों? काइनेटिक्स। आप बच्चों पढ़ते होंगे आई थिंक फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, है ना, एक चैप्टर आता है शायद आपके फिजिक्स में काइनेमेटिक्स। उसमें कुछ मूवमेंट से रिलेटेड बातें करते हो आई थिंक आप। तो बच्चों देखो सुनो, केमिकल काइनेटिक्स अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction, ठीक है, factors affecting rate of reaction and mechanism of reaction, ठीक है बच्चों। ये अगर अपन देखें, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें बच्चों अपन क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, किससे रेट आपकी कम हो रही है ना, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और उस अपन रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे बच्चों कि वो किस हिसाब से हो रही है, किस आपके पर्टिकुलर पाथ से वो रिएक्शन आपकी हो रही है ना। देखो कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा बच्चों, 12th में हो सकता है बच्चों की पूछ ले कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या करते हैं, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट कि थर्मोडायनेमिक्स हमें कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता है, बट काइनेटिक्स हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताता है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब एक बात ध्यान रखना कि अगर बात करें, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों, रिएक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है ना बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे अपन इनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहली वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना, वेरी फास्ट, समझ में आया? इतनी फास्ट कि आप पलक झपको और रिएक्शन खत्म। मतलब ये रिएक्शन आपकी इस टाइम में कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, बस इतना सा टाइम चाहिए इसको, 10 की पावर -15 टू 10 की पावर -18। समझ में आई बात? बोलो। तो ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती है? देखो बच्चों, अगर अपन बात करें, आयोनिक रिएक्शन हो सकती है बच्चों, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है बच्चों। ये 2 ऐसी रिएक्शन है जो बहुत फास्ट हो रही है। जैसे देखो बच्चों सुनो, आपने लिखा AgNO3 प्लस NaCl, क्या मिल गया? देखो NaNO3 प्लस AgCl होती है बच्चों। ये रिएक्शन पलक झपकते ही हो जाएगी, ये रिएक्शन पलक झपकते ही हो जाएगी बच्चों, मतलब पता ही नहीं लगेगा आपको, है ना। अच्छा जैसे देखो बच्चों सुनो, NaOH प्लस HCl, बताओ बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है? सेकंड कौन सी रिएक्शन लिखी मैंने? बोलो बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना बच्चों। ठीक है, चलिए फिर देखिए बच्चों, वेरी फास्ट
अब अपन ले रहे वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताएंगे आप? वेरी स्लो रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताएंगे? अभी आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना बच्चों? रस्टिंग ऑफ आयरन। है बच्चों? तो रस्टिंग ऑफ आयरन काफी लंबा टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा 2-2 3-3 साल लग जाते हैं पूरी रिएक्शन को होने में, है ना बच्चों? ठीक है। अब देखिए, अपन बोले मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, इसका मतलब ये वो रिएक्शन होगी जो ना तो बहुत ज्यादा फास्ट है बच्चों और ना ही बहुत ज्यादा स्लो है बच्चों। ठीक है ना? तो जनरली ये कौन सी रिएक्शन होती है, बता सकते हैं आप? ये होती है बच्चों मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे देखो बच्चों, सुनो, N2 प्लस 3H2 2NH3, है ना बच्चों? समझ आई बात? जैसे सपोज मैंने एग्जांपल ये लिखा H2O2 2H2O प्लस O2। अब देखो बच्चों, सुनो, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, वेरी फास्ट वेरी स्लो। एक बात बताओ बच्चों, हमारी सोसाइटी में कौन सी क्लास सबसे ज्यादा मिलती है? बताओ, अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास? मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मिलती है बच्चों, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मिलती है। तो बच्चों मोस्ट ऑफ रिएक्शंस जो है ना, वो आपकी मॉडरेट स्पीड वाली होती है ना? तो केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों अपन सिर्फ मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन को ही कंसीडर करते हैं। देखो, ना तो बहुत फास्ट वाली केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर सकती है, ना ही बहुत स्लो वाली कर सकती है। वेरी फास्ट रिएक्शन की स्टडी के लिए आपको बहुत अलग से एपरेटस चाहिए बच्चों। ठीक है ना? तो अपन ऐसा बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। ठीक है बच्चों? ये मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन को ही डील करती है, बाकी को नहीं करती। अब देखो बच्चों, सुनो, अब अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसको अपन अब आगे जब भी लिखेंगे ROR लिखेंगे। ठीक है? या हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए स्पीड ऑफ रिएक्शन, या ऐसा लिखा मिल जाए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, फिजिक्स में तो अगर आप स्पीड या कुछ लेते हो तो वहां तो आप क्या करते हो कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड ऐसे ही बताते हो बच्चों, या वेलोसिटी बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा बोलते हैं बच्चों फिजिक्स में, है ना? लेकिन अब देखो, केमिस्ट्री में ऐसा तो होगा नहीं कि एक रिएक्शन आपके घर स्टार्ट हुई और मेरे घर पहुंच गई, या आपके पड़ोसी के घर पहुंच गई। ऐसा होता है क्या बच्चों? ऐसा तो नहीं होता ना। रिएक्शन स्टार्ट हुई चाइना में और पहुंच गई इंडिया, है ना? ऐसा कोई होता है क्या? वैसे चाइना वालों ने कर तो दिया, है ना? ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, अब सुनो। हाँ, कोरोना को फैला दिया ना उसने, सबकी वाट लगा के रख दी हम लोगों की। अब देखो बच्चों, सुनो, अब एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये R है और ये P है, ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। R मींस रिएक्टेंट, P मींस प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों, सुनो, मान लो t इक्वल्स टू 0 पर मैं ये A लेता हूं, ये 0 है, तो टाइम t पर मान लीजिए इसमें से x गया तो ये x बनेगा। बोलो बच्चों, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, रिएक्टेंट डिक्रीज करता है एंड प्रोडक्ट इंक्रीज करता है बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है, रिएक्टेंट की कम हो रही है, एंड प्रोडक्ट की क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। चेंज तो हो रही है ना बच्चों? बोलो, चेंज तो हो रही है बच्चों। अब देखो बच्चों, सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं
क्या कि देखिए अपन यहां लिखें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्या बच्चों? तो देखो हम बच्चों चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं बच्चों। देखो a माइनस एक्स माइनस ए, यानी यहाँ पे क्या आया माइनस एक्स आया बच्चों, और यहाँ क्या है देखो x माइनस जीरो यानी प्लस एक्स आया। ये बात समझ में आई आपको? तो मुझे बताओ बच्चों रिएक्टेंट का जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आया वो माइनस एक्स आया है और प्रोडक्ट का प्लस एक्स आया है। माइनस एक्स क्या बताता है बच्चों, बताओ माइनस एक्स क्या बता रहा है? सिंपल सी बात है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, आपकी डिक्रीज करती है, कंज्यूम होता जाता है एंड प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखें बच्चों, देखो ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल सी बात क्या हुई, अपन ऐसा बोलेंगे देखो बच्चों चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय टाइम फॉर कॉन्सेंट्रेशन, या अपन इसको ऐसा लिख दें, इसको अपन ऐसा लिख देते हैं टाइम इंटरवल लिख देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया देखो बच्चों डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। चेंज को बच्चों डेल्टा सी लिखेंगे, बोलो बच्चों लिखेंगे बच्चों। अब देखो सुनो, अब बात को ध्यान से सुनना कि ये जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो ना वो आप इस तरह से लगाओगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लगाओगे बच्चों, बोलो ये प्लस माइनस का मीनिंग समझते हैं अपन, है ना? अब देखिए बच्चों अगर मैं इसको ऐसा लिखूं देखो C2 अपॉन C1 और T2 माइनस T1, ऐसा बोल सकता हूं बच्चों? बोलो बोलो बच्चों, बोल सकते हैं? अब देखो बच्चों एक बात सुनो मेरे को, C2 और C1 का मीनिंग समझ में आ जाएगा। C1 क्या बच्चों? C1 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, C2 क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, T1 क्या है इनिशियल टाइम, T2 क्या है फाइनल टाइम है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट लिखनी हो तो बच्चों देखो इसमें अगर आप C2 देखो ना तो C2 तो ये हो गया a माइनस एक्स और C1 ये हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे अगर रिएक्टेंट की लिखनी है तो मैं आगे क्या लगाऊंगा, बोलो बच्चों? जब भी मुझे रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो मैं आगे माइनस लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा बताओ बच्चों? हाँ हाँ वेरी गुड, रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, ठीक है बच्चों, और ये हो गया आपका T2 माइनस T1। बच्चों जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये बच्चों ऐसा गया, ऐसा गया बच्चों, समझ में आ गई बात? अच्छा ऐसा ही अगर अपन प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो प्लस, है ना, C2 माइनस C1 T2 माइनस T1 ऐसा लिखेंगे बच्चों। अब देखो उसमें क्या हो जाएगा x माइनस जीरो और ये डेल्टा टी, आ गया कि नहीं आ गया? इसमें आपने एक चीज सीखी क्या बच्चों, देखो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो प्लस माइनस हो सकता है बट क्या रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में हो सकती है क्या, हो सकती है क्या बच्चों? ये बात समझने की है, ठीक है ना? बात समझ में आई? बोलो, ये बात समझ में आ गई? बोलो समझ में आया? ठीक है ना? तो अपन ऐसा कह सकते हैं बोलो बच्चों, ठीक है ना? तो ये हमने पता कर लिया, ठीक है बच्चों? अब देखिए अपन क्या बोलेंगे, अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो देखो क्या बोल सकते हैं कि concentration change may be negative or positive but rate of reaction is always positive।
समझ आ गई बात? ठीक है, अब देखिए, इन केस ऑफ reactant we use negative sign because concentration of reactant decreases with increase in time। सही बात है बच्चों, ठीक है ना? इन केस ऑफ रिएक्टेंट वी यूज नेगेटिव बिकॉज concentration of reactant decreases with increase in time, है ना? while in case of product we use positive because concentration of product increases with increase in time। ये बात समझ आ गई बच्चों? बोलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये जो प्लस माइनस हम आगे लगा रहे हैं ना, वो सिर्फ किसके लिए लगा रहे हैं बच्चों? वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के लिए लगा रहे हैं बच्चों। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, भाई जैसे सपोज अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि ऐसे देखिए बच्चों, इधर मैं ले लेता हूं कॉन्सेंट्रेशन और इधर मैं ले लेता हूं टाइम। ठीक है बच्चों, रिएक्टेंट का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा बच्चों, ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। अब देखो बच्चों, इस ग्राफ में कुछ चीजें समझते हैं अपन कि मान लीजिए ये कोई टाइम t1 था। ठीक है बच्चों, इस टाइम t1 पर मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रेशन c1 है और एक मैंने टाइम t2 लिया, तो बोलो बच्चों ये क्या आ जाएगा? c2 आ जाएगा। इन दोनों डाटा को देख के बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि c1 जो है वो c2 से ज्यादा है बच्चों? बोलो, है? और देखो जो t2 है वो t1 से ज्यादा है बच्चों? अब इन दोनों के बेसिस पर अगर मान लीजिए आप ये लिखते हो, देखो बच्चों, तो मुझे बताओ आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? C2 माइनस C1 था ना? रेट का फॉर्मूला ये था बच्चों, देखो C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1, है कि नहीं बच्चों? बोलो, तो मुझे बताओ बच्चों क्या हो जाएगा कि ये अपन इसके आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा ना? लगाना पड़ेगा ना? बोलो बच्चों, समझ में आई बात? तो ये नेगेटिव अपन क्यों लगाते हैं इसके आगे? ताकि ये हम बता सकें कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। अब देखो बच्चों सुनो, यही अगर अपन प्रोडक्ट को ले, देखो बच्चों कैसे, अगर अपन प्रोडक्ट को ले तो बच्चों ये ऐसा जाएगा ग्राफ, जाएगा बच्चों। अब देखो अगेन, इधर अपन ने कॉन्सेंट्रेशन ली, इधर हमने टाइम लिया। देखिए बच्चों, ये टाइम t1 पर कॉन्सेंट्रेशन है c1 और ये टाइम t2 पर है कॉन्सेंट्रेशन c2, है बच्चों? यहां से बताओ, देखो c2 ग्रेटर देन c1 एंड t2 ग्रेटर देन t1। तो इस बेसिस से बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट के आगे हमें क्या लगाना चाहिए? पॉजिटिव लगाना चाहिए ना? देखो बच्चों ध्यान दो, आप थोड़ा सा फोकस करो इस चीज को। रिएक्टेंट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से कम है, चेक करो बच्चों। देखो ये नीचे की तरफ आया और प्रोडक्ट के केस में C2 ऊपर की तरफ आया, आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों, एक बार ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, एक बार ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, जा रहा है ना बच्चों? ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये प्लस माइनस का कुछ फंडा क्लियर हुआ? प्लस माइनस का कुछ फंडा क्लियर हुआ बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिए। मान लीजिए
मैं ऐसा बोलूं, देखो एक सिंपल सा ये बोले, ये ए से बी है बच्चों, ठीक है, और इन्होंने इसका ऐसा ग्राफ दे रखा है। देखो बच्चों ऐसा ग्राफ दे दिया, मान लीजिए दे दिया, ये मान लो ए के लिए है और ये बी के लिए बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है बच्चों। तो अब ये कहता है कि बताओ इस टाइम टी पर कितने परसेंट आपकी रिएक्शन हो चुकी है, ये बताना है बच्चों। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टाइम टी पर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है क्या? क्या ग्राफ से ये बात आपको समझ में आ रही है? ग्राफ ही कह रहा है ना बच्चों कि टाइम टी पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। अब देखो बच्चों, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर ये 1 है, ये 0 है, टाइम t पर ये 1 माइनस एक्स और ये x हो गया। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग चलूं तो अपन ऐसे बोलेंगे बच्चों 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो यहां से देखो बच्चों क्या हो गया, 2x, यानी x आ गया 1/2। बताओ कितना परसेंट डिकम्पोज हो गया रिएक्टेंट? 50%। तो बच्चों वो टाइम जिसमें किसी रिएक्टेंट का 50% डिकम्पोज हो जाए ना, उसको बोला जाता है हाफ लाइफ, है ना बच्चों। अपन ऐसा कह सकते हैं कि इन अबव क्वेश्चन 50% reaction has completed and this time is known as half life or t 50% और t हाफ। ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? 50% टी हाफ, मान लीजिए आप कोई पेपर कर रहे हो, 180 क्वेश्चन का है, आपने जितने टाइम में 90 क्वेश्चन किए, है ना, इसका मतलब आपने हाफ ऑफ पेपर सोल्व कर लिया। उसको अपन क्या बोल सकते हैं? हाफ लाइफ बोल सकते हैं बच्चों, बोलो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, सपोज जैसे मैं ये बोलूं कि मेरे पास बच्चों ये देखो ए से मान लीजिए 3b, ठीक है। अब ग्राफ इसने ये दे रखा है आपको, वापिस वही कंसंट्रेशन, देखो बच्चों ये टाइम का ए और बी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक बात आप दिमाग में हमेशा फिट कर लो कि कोई भी रिएक्शन हो वो होती हमेशा किसके अकॉर्डिंग है? वो होती हमेशा किसके अकॉर्डिंग है? किन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग? किन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। किन के अकॉर्डिंग बच्चों? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, है ना बच्चों। अब बताओ, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है बच्चों, है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या बोलेंगे अपन, जैसे मान लो t इक्वल टू 0 पर ये 1 था, ये 0 था बच्चों, टाइम t पर इसमें से x गया, तो बच्चों ये कितना बना? 3x बना। अब ऐसा कह सकते हैं कि एट टाइम t, बोल सकते हैं बच्चों कि 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x, यानी x हो गया 1/4, या बोल सकते हैं 25%। बोलो बच्चों, क्या? अब मुझे बताओ, अगर अपन ऐसा बोल सकते हैं, यानी ये कौन सा टाइम हुआ? t 1/4 बोल सकता हो क्या? इस टाइम को क्या मैं t 1/4 बोल सकता हूं? समझ में आ गया बच्चों, है ना? ये बात क्लियर हुई बच्चों? बोलो बेटा, ठीक है। हाँ, क्वार्टर लाइफ भी बोल सकते हैं, क्वार्टर बोल सकते हैं बच्चों अपन इसको, ठीक है। चलिए
अब बताओ। ये ऐसा ग्राफ दे रखा है बच्चों आपको, ठीक है, और आपको ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इस बार ये क्या कहता है कि ये है ए और ये है एन बी, ठीक है। ये कहता है कि एट टाइम टी आपकी 40% रिएक्शन हैज कंप्लीटेड, देन वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, ऐसा कह रहा है बच्चों आपसे, ठीक है ना। तो बच्चों कैसे करोगे? देखो बच्चों 40% रिएक्शन हमें कंप्लीट करवानी है बच्चों, तो कैसे करेंगे चेक करते हैं अपन। देखो बच्चों, देखिए मान लो टी इक्वल टू 0 पर ये 1 है, ये 0 है। टाइम टी पर 40% का मतलब समझते हैं, 1 का 40% क्या हुआ बच्चों? 1 का, वेरी गुड हर्ष, 0.4 हुआ। तो बताओ अगर 1 में से बच्चों 0.4 गया तो एन के लिए कितना बना? एन के लिए कितना बना? 0.4 एन बनेगा बच्चों, 0.4 एन बनेगा, क्योंकि देखो इसके 1 से एन बनता है, इसके 1 से एन बनता है, तो 0.4 से क्या बनेगा? 0.4। अब देखो बच्चों, क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ अपन ऐसा बोलेंगे, देखो बच्चों 0.6 इक्वल्स टू 0.4 एन, तो यहां से बच्चों एन आप सोल्व कर लो, कितना आ गया? 2 आ गया, आ गया बच्चों, है ना। तो अगर आप ध्यान दो तो बच्चों ग्राफ पे क्वेश्चन समझ में आ गए, आसान है मेरे हिसाब से, कोई ऐसा टिपिकल मामला नहीं था। बस जहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है बच्चों। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, हाँ बेटा दोनों के लिए ही है, रक्षिता यादव दोनों के लिए बेटा। अब देखो बच्चों सुनो, हमने रेट ऑफ रिएक्शन का ये लिखा था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखा था बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा है क्या? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसा पढ़ा आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन? इसको आप क्या नाम देते हो? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे बताओ बच्चों, जब रिएक्शन होती है एक क्लोज कंटेनर में तो क्या चेंज होते हैं बच्चों? मोल चेंज होते हैं या वॉल्यूम? बोलो बच्चों, मोल चेंज होते हैं या वॉल्यूम? मोल होंगे ना, क्योंकि बच्चों वॉल्यूम तो आपने बोल रखा है कि क्लोज कंटेनर है, वॉल्यूम तो चेंज होना नहीं, है ना। अब जैसे देखो आपने सपोज मान लो ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, स्टार्टिंग में ए के 1 लिए थे, बी के 0 थे, और टाइम टी पर ए के 0.6 रह गए, है ना बच्चों। तो अब देखो बेटा अगर मैं इस वैल्यू को इसमें रखूं तो बेटा क्या हो जाएगा? देखो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, और ये आ जाएगा क्या? बोलो, ये समझ में आया? सी की जगह मुझे एन बाई वी रखना है, सी की जगह एन बाई वी रखना है, समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, एक चीज और बताओ, हम लोग ऐसा पढ़ते हैं बच्चों पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। यहां से देखो बच्चों सुनो, अपन ऐसा लिख सकते हैं एन बाई वी आर टी, तो ये हो गया पी इक्वल्स टू सी आर टी। पढ़ा आपने ऐसा बच्चों, पी इक्वल्स टू सी आर टी? ये इक्वेशन अभी थोड़े टाइम पहले कई काम आई थी हमारे, कहाँ पढ़ी थी इक्वेशन? अभी 12th में, 12th में बताओ बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी गुड, सॉल्यूशन में पढ़ा था, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। तो अब देखो बच्चों, यहां से
अगर अपन सी निकालें, P/RT आ गया। अब बच्चों एक बार बताओ, जब किसी रिएक्शन में मोल चेंज होते हैं तो क्या चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज होगा या प्रेशर चेंज होगा? बताओ बच्चों। प्रेशर चेंज होगा ना, है ना बच्चों? अरे ये टेम्परेचर कौन चेंज कर रहा है? अरे टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है बेटा। जब भी आप कोई रिएक्शन कर रहे होते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। तो अब बताओ, इस सी की जगह, ये जो सी था, एक बार अपन ने मोल लिखा, एक बार अपन इसकी टर्म में भी लिख सकते हैं क्या? देखो बच्चों क्या लिखेंगे, 1/RT इंटू डेल्टा पी और डेल्टा टी। बोलो, ये बेटा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले बना दिए मैंने, बना दिए। बोलो बच्चों, समझ में आया? आसान है। अब बच्चों देखो सुनो, अगर अपन बात करें यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना बेटा? तो आप मुझे वहां बताओ बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मोलरिटी होती है बच्चों। मोलरिटी पर सेकंड बोल सकते हैं क्या, है ना? अच्छा सेकंड बताओ, मोलरिटी का मतलब जानते हैं आप? मोल पर लीटर। बोलो, मोलरिटी का मतलब ही क्या होता है? मोल पर लीटर होता है बच्चों, है ना? तो फाइनली ऐसा आ सकता है बच्चों, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सकता है बच्चों। अब बच्चों कई बार क्या होता है, देखो बच्चों सुनो, है ना, मान लो आपकी गैसियस फेज रिएक्शन है बच्चों। तो बच्चों गैसियस फेज रिएक्शन में वो कॉन्सेंट्रेशन के बजाय आपको किस में चेंज बताता है? बताओ, प्रेशर में चेंज बताता है बच्चों। तो देखो, गैसियस फेज रिएक्शन में अपन बोलेंगे कि चेंज इन प्रेशर इज ऑब्जर्व, ठीक है, चेंज इन प्रेशर इज ऑब्जर्व। तो बच्चों क्या अपन इसकी यूनिट ऐसा में लिख सकते हैं क्या? एटीएम सेकंड इनवर्स लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकता हूं, हाँ बोलो, लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, MMHG सेकेंड इनवर्स, लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे आपके पास ये फॉर्मूला है बच्चों, अगर मान लो मैं डेल्टा टी बोलता हूं 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों, तो अगर ये 1 सेकेंड लिया मैंने, तो बोलो आर क्या आ गया? डेल्टा सी के इक्वल आ गया बच्चों। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखो, चेंज इन concentration in unit time interval is known as rate of reaction। बोलो बच्चों, क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं बच्चों? इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, देखिए कि concentration of reactant changes with the time according to given equation, ठीक है, आपको इसने दे रखी है, देखो 2 - 3t - 5t स्क्वायर, ठीक है। देन कैलकुलेट रेट ऑफ
रिएक्शन एट 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लो एक बार आप। ये कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, है ना। आपको इसने एक इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले बताओ अगर हमें इसको सोल्व करना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? अच्छा बच्चों, ये माइनस क्यों लगाया, ये कौन बताएगा? हाँ, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है बच्चों, ये ध्यान रखना। वेरी गुड। अब देखो बच्चों सुनो, मैं इसको लिखता हूं, देखो माइनस, इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, अपन ऐसा लिख सकते हैं, है ना बच्चों। अब देखिए सी की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों। अब बच्चों इसका अपन कर देते हैं डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, यस साधवानी। तो बच्चों देखो क्या आया, 2 का तो 0 होगा, माइनस ये देखो बच्चों क्या हो गया आपका 3 और माइनस 10t, यानी ये आ जाएगा आपका, बोलो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 10t आ गया, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर टाइम 0 सेकंड है तो रेट आ जाएगी 3 m पर सेकंड, और टाइम अगर 2 सेकंड है तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, 3 प्लस 10 इंटू 2 यानी 23। आ गया, समझ में आ गया बच्चों? बोलो, आसान सी बात है। ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या, देखिए जैसे H2O2, 2H2O एंड O2, इसमें यह कहता है कि इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 3.2 kg per minute, then rate of elimination of H2O2 in kg per minute will be। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा इसने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, घबराने जैसी मुझे लगता नहीं कोई जरूरत है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। देखो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, अपने को क्या करेंगे, देखो बच्चों सुनो, हमारे पास ये बच्चों इक्वेशन ही है ना, है बच्चों। तो बेटा एक काम, इसमें बस इतना सा ध्यान रखना कि यूनिट जो आप यूज ले रहे हो ना वो सब जगह सिमिलर होनी चाहिए। बच्चों H2O2 का मोलिकुलर वेट 34 आ जाएगा ना, आ जाएगा क्या, आ जाएगा 34, बोलो बच्चों। अब बताओ 2 मोल है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 68 kg हो गया, और ये 36 kg हो गया, और ये 32 kg हो गया, सॉरी ये आपका 32 kg हो गया। बस अब हो गया, देखो जब ये 32 kg था तो ये 68 kg है, तो बताओ अगर ये 3.2 kg है तो वो कितना होगा, 6.8 kg होगा, और क्या, इतना आसान सा क्वेश्चन है। अरे समझ में आ गया? ऐसे 11th में क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से SO2 और O2 का, उसमें वो टन के अकॉर्डिंग करता है ना, टन के अकॉर्डिंग पूछता है, तो यूनिट एक लेके चलो बच्चों। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में आई क्या? अरे बहुत आसान है बेटा। ठीक है, जैसे सपोज आपको मान लीजिए मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, चलो इसका आंसर तो क्या आ गया, 6.8 kg पर मिनट। सपोज मान लीजिए मैं आपसे ऐसा कहता हूं, देखो N2 प्लस
3H2 2NH3। बताओ कि इफ रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ N2 इज 1.4 kg, केजी के बजाय इस बार मैं थोड़ा यूनिट चेंज कर लेता हूं, चलो मैं इस बार ले लेता हूं टन ले लेता हूं, है ना, पर मिनट। देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 विल बी। बता दो बच्चों, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं बेटा। गलत कर रहे हैं फिर भी आप में से कई बच्चे, सही करो बेटा, ऐसे मत करो यार। 2.8 आपकी किसकी पूछी है बच्चों? NH3 की पूछी। हाँ वेरी गुड, अब सही है। वीनस मिड्डा गलत कर रही है बेटा। चलो देखो सुनो क्या करेंगे। देखो बच्चों सुनो, N2 का अगर मैं बोल दूं 28 टन, इसका हो जाएगा बच्चों 6 टन और इसका हो जाएगा 34 टन। हो गया? हो गया बच्चों? अब गलती समझ में आ गई आप लोगों को? अरे गलती समझ में आ गई क्या? वीनस मिड्डा, मिड्डा साहब। देखो बच्चों, जब आपका 34 टन अमोनिया जब बनता है तो आप सॉरी 28 है ना आपका, एक मिनट सॉरी बच्चों, देखो 28 टन नाइट्रोजन से 34 टन अमोनिया बनेगा, है ना बच्चों? तो बताओ 1.4 टन नाइट्रोजन से 34, ये ऐसा करेंगे क्या बच्चों? तो कितना आएगा? 1.7 टन आएगा। आएगा ना बच्चों? आएगा। अरे बच्चों गलतियां कर रहे हो आप में से कई बच्चे अभी भी। अरे बच्चों समझ में आई क्या बात? ठीक है बेटा, चलिए अब देखो, देखो बेटा इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में थ्योरी तो कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा है। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे इस चैप्टर में आप, आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट उतने ढंग से आने लगेंगे। ये दिमाग में फिट कर लो आप। अब फॉर्मूला देख आया रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें दुनिया भर की वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे आपके। फिर देखिए बच्चों सुनो, मान लो ये एक गैसियस फेज रिएक्शन दे रखी है बच्चों मैंने, ठीक है, ये मैंने एक गैसियस फेज रिएक्शन दे रखी है। ये क्या कहता है देखो बच्चों सुनो कि इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 100 mmHg, है ना। आफ्टर 5 minutes total pressure was found to be 120 mmHg. Then calculate rate of elimination of A, है ना। और ये जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो आपको बच्चों फाइंड आउट करनी है mmHg पर सेकेंड के अंदर। तो बच्चों कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे बच्चों सुनो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो बच्चों, t इक्वल टू 0 पर a 100 हो गए, है ना बच्चों, ये 0 0 हो गया। टाइम t पर मान लो इसमें से x गया, तो ये x और ये x/2 बन गया क्या? ये x/2 बन गया क्या? देखो स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? अब देखो बच्चों, अगर मैं आगे चलूं, मैं बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लिख सकते हैं 100 - x
प्लस एक्स बाई 2। टोटल प्रेशर कह रहा है बच्चों, तो टोटल का मतलब क्या हुआ, सबका एडिशन कर दो, ए का बी, बी का बी और सी का बी, है ना बच्चों। ये कैंसिल हो गया। तो बताओ, आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने इसको सोल्व करके बोला कि x की वैल्यू 40 आई बच्चों। तो बच्चों ये चेंज x से तो हुआ ना, ये चेंज x से तो हुआ ना, अरे चेंज ये x से तो होगा ना। इनिशियली 100 था, अब 60 रह गया, तो चेंज तो 40 का ही हुआ ना। तो बताओ, अब हमें रेट लिखनी है, हम बोलेंगे 40। अब देखो बच्चों, 5 इंटू 60 करना पड़ेगा। कई बच्चों ने सब कुछ सही करके जल्दबाजी में 40/5 करके रख दिया। बेटा आपको पता है मैंने आंसर किसमें पूछा है, mmHg पर सेकंड में पूछा बच्चों। देखो mmHg पर सेकंड में आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन आप ऐसे जल्दबाजी करके बेटा गलत कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर अपन आगे चले, N2O5 N2O4 प्लस हाफ O2, ये दे रखी है बच्चों, ठीक है ना। और ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन आपकी हो रही है 200 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों, ठीक है। ये वाली रिएक्शन हो रही है 200 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखो बच्चों क्या कहता है इसमें, समझिए आप, ये कहता है कि इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 is 114 mmHg after 25 minutes. Total pressure was found to be 133 mmHg. Then calculate rate of reaction in terms of number 1 ATM per minute and आपकी मोलरिटी पर सेकेंड। इन दो टर्म्स में बच्चों आपको फाइंड आउट करना है। बताओ बच्चों, करके बताओ कैसे करोगे, बताओ बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड इंसा पवार, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बच्चों सुनो, क्या करेंगे, ध्यान दो। N2O5 N2O4 प्लस हाफ O2 है बच्चों। अब देखिए, अगर मैं बोलूं T इक्वल टू 0 पर ये कितना था, ये था 114 था, ये 0 था, ये 0 था। तो टाइम T पर 114 माइनस एक्स, ऐसा बनेगा क्या, ऐसा बन जाएगा बच्चों, है ना। अब मुझे बताओ, ये जो टाइम है इसने दे रखा है बच्चों 25 मिनट। अब बेटा अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या मिलेगा, 114 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2, ये कह रहा है 133। इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। तो सोल्व करने पर x की वैल्यू 38 आ रही है क्या, x की वैल्यू 38 आ रही है बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, ये 38 किस में आई, यूनिट क्या है 38 की, 38 की यूनिट क्या है mmHg।
और हमें पूछा किसमें है, हमें पूछा किसमें बच्चों, ATM पर मिनट। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि MMHG को ATM में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई 760। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अपन रेट निकालें तो देखिए 38/760 और ये 25, सिंपल है, आ जाएगा बच्चों, आसान सी बात है ये तो, है बच्चों, बोलो। अब सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड याद है क्या, हम निकाल सकते हैं, देखो बच्चों क्या, 1/RT डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं क्या। ये फॉर्मूला देखो कहां से लिया मैंने, देखो बच्चों ये पढ़ा, दिख रहा है, ये आपके सामने दिख रहा है, देखो बच्चों दिख रहा है ना बेटा। अब देखो सुनो, अगर इसमें अपने को R की वैल्यू लिखनी है बच्चों, R की वैल्यू बताओ, R की वैल्यू बताओ, कौन बताएगा, हाँ वेरी गुड, 0.0821, ठीक है बच्चों, देखो 0.0821। टेम्परेचर बच्चों 473 हो गया क्या, हो गया बच्चों। और चेंज इन प्रेशर आपका 38 था, है ना, 38/760। और टाइम, टाइम कितना है, 25 मिनट, तो 25 इंटू 60 कर देंगे बच्चों, बोलो, ठीक है, क्या ये समझ में आया आप लोगों को, ये लगभग लगभग आपका आता है बच्चों 8.6 इंटू 10⁻⁻7। ये समझ आया बच्चों, इंटू 60 क्यों किया, इंटू 60 क्यों किया, समझ में आया क्या, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, हमें सेकंड में निकालना था बच्चों। तो ये बेटा हमने डिस्कस किया कुछ। अब देखो बच्चों, एक वहां बताओ बच्चों, अगर अपन बात करें, हेडिंग डालते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझते हैं बच्चों आप, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझते हैं क्या, बोलो बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझते हैं, क्या होता है, क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब बैलेंस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के मोल होते हैं उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, सपोज जैसे मैं कहता हूं मेरे पास ये इक्वेशन है बच्चों, N2 + 3H2 2NH3 है बच्चों। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या क्या, देखो बच्चों इनका कोफिशिएंट है 1 3 2, यही है। अब बच्चों देखो t = 0 पर मान लो मैंने इसका A लिया, इसका B लिया, इसका 0 लिया बच्चों। अब टाइम t पर अगर इसमें से x जाए तो बच्चों इसमें से कितना जाएगा, 3x जाएगा ना, जाएगा बच्चों, और वो क्या बनेगा, 2x बनेगा। अब देखो बच्चों, अगर अपन इसमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो a - x - a, b - 3x - b, 2x - 0। तो देखो बच्चों इसका तो क्या आया -x, इसका क्या आया -3x, इसका आया 2x। ये समझ में आ गया बच्चों, ये समझ में आ गया। अब देखो बच्चों सुनो, मान लीजिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, इसके लिए देखो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, थोड़ा सा बेटा देखो ध्यान दो आप, अगर मैं ऐसा लिखता हूं -x/t, ऐसा लिख सकता हूं बच्चों। फिर मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो मैंने लिखा, ऐसा लिख सकता हूं बच्चों
देखो क्या -3x/t लिख सकता हूं। फिर मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NH3। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं। अब बेटा इन तीनों में एक चीज कॉमन है। देखो बच्चों, जो कॉमन है ना वो ये है क्या? है बच्चों, x/t देखो कॉमन है। तो अगर मान लीजिए मैं x/t की वैल्यू निकालूं तीनों से अगर मैं x/t की वैल्यू निकालूं तो नाइट्रोजन के केस में तो सिर्फ माइनस ट्रांसफर होगा। नाइट्रोजन के केस में तो सिर्फ माइनस को ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, हाइड्रोजन के केस में क्या ट्रांसफर होगा? -3 का ट्रांसफर होगा ना बच्चों। वेरी गुड शाश्वत, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो बेटा ऐसा आएगा, ऐसे ही आएगा बच्चों। और इसके केस में क्या ट्रांसफर होगा? 2, तो ये 1/2 बनेगा। अब मुझे बताओ, क्या ये सारे इक्वल हो गए? क्या ये सारे इक्वल हो गए? हो गए बच्चों। और इसमें बच्चों माइनस भी आया है ना। देखो रिएक्टेंट वालों के लिए माइनस आया है, और वो आना चाहिए था ना, आना चाहिए था। अब बच्चों क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो इसको देख के इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 3, है ना भाई? ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो गई और नीचे डिवाइडेड बाई 3 है। और ये आ गया बच्चों, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 2। क्या ये सही लिखा मैंने? क्या ये सही लिखा? अब बताओ बच्चों, क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन? क्या ये बात सही है बच्चों? क्या ये बात सही है? स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग की क्या बात सही है क्या? देखो बच्चों एक बात बताओ, देखो स्टोइकियोमेट्री देखो बच्चों, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का जब 1 मोल जा रहा है तो हाइड्रोजन के कितने मोल जा रहे हैं बच्चों बताओ? 3 जा रहे हैं ना। इसका मतलब हाइड्रोजन की जो रेट एलिमिनेट होने की है वो इसकी 3 टाइम हुई ना नाइट्रोजन की। भाई वो 1 जा रहा है तो ये 3 जा रहा है, तो 3 टाइम होगी कि नहीं होगी बच्चों? है ना बच्चों। अब बच्चों क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया 2 टाइम ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, और ये भी कह सकते 2/3 टाइम ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। बोलो बच्चों, बोल सकते हैं क्या? एक बात बताओ बच्चों, आपने इसमें क्या सीखा? अगर बराबर करना है तो हमें हमें किन कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना पड़ा बताओ? हमने इनको जब बराबर किया ना तो हमने किस कोफिशिएंट से डिवाइड लगाया? देखो आप, नाइट्रोजन के केस में 1 से डिवाइड किया। हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चों। तो एक बात बताओ, अगर एक अपन जनरल इक्वेशन लिखे बच्चों, N1A N2B M1C M2D, तो बच्चों देखो मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? मैं इनको सबको बराबर करना चाहता हूं, क्या ये बात सही है? ये बात सही है बच्चों। और माइनस लगेगा ही, ठीक है। और dC/dt ये, और dd/dt, और ये क्या मैंने सही लिखा? तो जब भी इक्वल करना है बच्चों हम किस कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे? हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ डिस्कस किया, ठीक है ना। कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।